India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें मदुरै तूतीकोरिन हाईवे पर NHAI द्वारा टोल वसूली पर तब तक रोक लगाई गई थी जब तक कि सड़क को फिर से नहीं बनाया जाता और अच्छी स्थिति में रखरखाव नहीं किया जाता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। NHAI की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल N वेंकट रमणी ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ASG ने इसका खंडन करते हुए कहा कि हर दिन 25,000 से अधिक उपयोगकर्ता सड़क का उपयोग करते हैं। जब विल्सन ने फिर से रोक लगाने के खिलाफ पीठ को मनाने की कोशिश की तो पीठ ने मना कर दिया। पीठ ने उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि अदालत इस पूरे मामले को बाद में विस्तार से विचार करेगी। उन्हें अभी टोल वसूलने दें, फिर हम देखेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा। ASG ने इसका खंडन करते हुए कहा कि हर दिन 25,000 से अधिक उपयोगकर्ता सड़क का उपयोग करते हैं। जब विल्सन ने फिर से रोक लगाने के खिलाफ पीठ को मनाने की कोशिश की तो पीठ ने मना कर दिया। पीठ ने कहा NHAI की जिम्मेदारी है कि वह राजमार्गों का ठीक से रखरखाव करे और उसके बाद ही टोल वसूली करे, लेकिन वे सड़क का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए मदुरै तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली अवैध है और सड़क उपयोगकर्ताओं को अच्छी स्थिति में राजमार्ग का उपयोग करने का अधिकार है और तभी वे संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टोल का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है जिसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक कैश बॉक्स लूट लिया था। कोर्ट ने कहा कि जब कोई रक्षक चोर बन जाता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। जागेश्वर सिंह 30 नवंबर 1990 को ITBP में शामिल हुए थे। 4 से 5 जुलाई 2005 की रात को वह संतरी के तौर पर ड्यूटी कर रहे थे और लाखों रुपए से भरे कैश बॉक्स की रखवाली कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने कैश बॉक्स का ताला तोड़ दिया और नकदी लेकर फरार हो गए। कमांडर ने बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को इसकी जानकारी दी और फिर FIR दर्ज की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन्हें दोषी पाया और 14 नवंबर 2005 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया और ITBP को बर्खास्तगी पर पुनर्विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, प्रतिवादी को अपने कर्तव्यों का पालन करना और कैश बॉक्स की सुरक्षा पूरी निष्ठा, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ करनी थी। हालांकि उसने कैश बॉक्स को तोड़ दिया और नकदी राशि की लूट की जिसकी सुरक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि अनुशासित बलों में कदाचार के लिए शून्य सहनशीलता है और ऐसे मामलों में सजा अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 19 भाग 1 भाग जी के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार व्यवसाय को बंद करने के अधिकार को भी शामिल करता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और श्रमिकों की सुरक्षा और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए बिस्किट निर्माण इकाई संचालित की थी। 2019 में बीआईएल ने समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके बाद एचएसएमएल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अपने व्यवसाय को बंद करने के लिए आवेदन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 28 अगस्त 2019 को दायर आवेदन पूर्ण था और 60 दिनों की अवधि के बाद व्यवसाय को बंद करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने कहा कि उप सचिव के पास आवेदन को संशोधित करने या बंद करने में देरी करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने घोषणा की कि 28 अगस्त 2019 को आवेदन वैध था और अक्टूबर 2019 में 60 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी, जिससे व्यवसाय बंद करने की अनुमति मिल गई थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमेबाजी के दौरान श्रमिकों को दिए गए मुआवजे की वसूली नहीं की जाएगी और एचएसएमएल को श्रमिकों को अतिरिक्त 5 करोड़ का मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हाई कोर्ट किसी दोषी की अपील पर विचार करते समय सजा बढ़ाने के लिए अपनी स्वतः संज्ञान संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी या दोषी द्वारा अपील दायर की जाती है तो हाई कोर्ट अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करके सजा नहीं बढ़ा सकता या नए आरोप में दोषी नहीं ठहरा सकता। हाई कोर्ट अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करके सजा नहीं बढ़ा सकता। जब आरोपी या दोषी द्वारा अपील दायर की जाती है, हाई कोर्ट केवल अपील में दिए गए मुद्दों पर विचार कर सकता है और सजा बढ़ाने या नए आरोप में दोषी ठहराने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सजा बढ़ाने की शक्ति केवल अपील कोर्ट द्वारा प्रयोग की जा सकती है जब पीड़ित द्वारा अपील दायर की जाती है और आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 401 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि जब पक्षकार अपील दायर करने का अधिकार रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट उनके द्वारा दायर संशोधन याचिका पर विचार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत तब भी लागू होता है जब आरोपी या दोषी द्वारा अपील दायर की जाती है और हाई कोर्ट सजा बढ़ाने के लिए संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय शिक्षा निधि रोक रखी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है और इसे गर्मी की छुट्टी के बाद सुना जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने मई में इस मामले में याचिका दायर की थी।
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसका राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि NEP और PM श्री स्कूल योजना को तमिलनाडु में लागू करने के लिए जब तक एक औपचारिक समझौता नहीं होता है, तब तक इसे राज्य पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार की कार्रवाई, जिसमें तमिलनाडु की समग्र शिक्षा योजना के तहत निधि प्राप्त करने की पात्रता को NEP 2020 और PM श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन से जोड़ना है, असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और अनुचित है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि वह इस मामले को बाद में विचार को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य के लिए शिक्षा निधि जारी करे। तुर्की स्थित सेलेवी की सहायक कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनुज्ञा समझौते को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह फैसला ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के बाद आया है। 26 मई को चेन्नई एयरपोर्ट ने सेलेवी ग्राउंड सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था। जस्टिस अब्दुल कुद्दूस के समक्ष दायर एक अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता PS रमन ने तर्क दिया कि कंपनी ने उपकरणों और सॉफ्टवेयर में भारी निवेश किया है। AAI के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एयरपोर्ट के सुचारू संचालन और उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त करना आवश्यक है। जब रमन ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बारे में बताया और अदालत में इसी तरह की राहत देने का अनुरोध किया, तो मेहता ने आपत्ति जताई और बताया कि वर्तमान मामले में उसके तथ्य बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले से अलग है। मेहता ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले में एक निजी इकाई अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित किया जा रहा था, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट एक सरकारी इकाई है और इसे निजी व्यवस्था के तहत नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने AAI द्वारा दिए गए आश्वासन को नोट किया और सेलेवी को अदालत में आने की अनुमति दी अगर अधिकारियों द्वारा आश्वासन का कोई उल्लंघन होता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि AAI को अपनी याचिका के जवाब में प्रतिवाद दाखिल करना होगा और सुनवाई 7 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। इसके अलावा अदालत ने सेलेवी के कर्मियों को एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने और सूची लेने की अनुमति दी है, बशर्ते कि वो अधिकारियों से पूर्व अनुमति लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर एक निवासीय घर और इमामबाड़े से संबंधित एक संशोधन याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के लिए 15,000 का खर्च लगाया है। कोर्ट ने पाया कि बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक अन्य याचिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा है। मामला 1934 का है, जब नवाब मोहम्मद हुसैन खान द्वारा अपनी आवासीय संपत्ति के पास 17 दुकानों के लिए एक वक्फ दस्तावेज निष्पादित करने से शुरू हुआ, जिसमें एक इमामबाड़ा भी शामिल था। नवाब की मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने वक्फ दस्तावेज की वैधता को चुनौती दी,
लेकिन 1952 में इसे शून्य और अमान्य घोषित कर दिया गया नागरिक अदालत के द्वारा। कोर्ट के फैसले के बावजूद वक्फ बोर्ड ने 2015 में संपत्तियों के लिए मुतवल्लियों की नियुक्ति की। यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2024 में बोर्ड के 2015 के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड की संशोधन याचिका खारिज कर दी और 15,000 का खर्च लगाया, यह कहते हुए कि बोर्ड का आचरण स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने बोर्ड को महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का दोषी पाया, जिसमें कोर्ट के एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के बारे में जानकारी शामिल है। न्यायमूर्ति जयप्रीत सिंह ने जोर दिया कि बोर्ड की कार्रवाई अक्षम्य थी, क्योंकि 1952 के कोर्ट के फैसले में वक्फ दस्तावेज वैध नहीं था। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.